फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड 400 लाइक होने पे अपलोड होगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको स्टोरी कैसे लगी। स्माइलिंग फेस। 31 राजवीर ने की नशे गलती। अब आगे। ये आवाज किसी और की नहीं, हंसराज सिंघानिया की थी। जब वह देखते हैं कि उनके सबसे प्यारे मित्र सूर्यवंशी की पोती की इस तरह बेइज्जती हो रही है तो उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने तो सनाया को इस घर की बहू मान ही लिया था। इसलिए जब उन्हें पता चलता कि राजवीर ने क्या हरकत की है तो वह अपनी गुस्से वाली नजरों से राजवीर को घूरते हैं और उससे बोलते हैं, राजवीर ये क्या हरकत है, अभी के अभी माफी मांगो सनाया से। राजवीर जब अपनी दादाजी की बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, सॉरी दादाजी, लेकिन मैं इस लड़की से माफी नहीं मांगूंगा। उसकी बात सुनकर हंसराज सिंघानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हमने जो बोला है वो करो, नहीं तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना। उधर सनाया जब देखती है कि राजवीर को डांट पड़ रही है तो उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल थी। वो अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए खड़ी होती है और बोलती है, दादाजी कोई बात नहीं, शायद राजवीर से गलती से मेरा हाथ झटका गया होगा जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। आप प्लीज उसे डांटिए मत। हंसराज सनाया की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और राजवीर से बोलते हैं, देखो ये तुम्हारे इस तरह करने के बावजूद भी तुम्हारी साइड ले रही है, कुछ शर्म करो। राजवीर को सनाया से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। वो घूर कर सनाया को देखता है और गुस्से में हॉल से निकल जाता है। वहां कोई और भी था जिसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। जब राजवीर को इतना कुछ सुनाया जा रहा था, वह इंसान राजवीर की तरफ देखता है और अपने मन में कुछ सोचकर मुस्कुराने लग जाता है और देखता है कि राजवीर पार्टी हॉल से निकलकर गार्डन में चला जाता है। वो इंसान भी राजवीर के पीछे चला जाता है और कुछ दूरी से ही राजवीर को देखता रहता है। कुछ टाइम के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो राजवीर को देखकर वहां से पीछे मुड़ आता है और हॉल में आ जाता है। हॉल में जाकर वह सनाया को देखता है। सनाया भी उसको देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट देती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहां पर धीरे धीरे सभी गेस्ट अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। आदित्य और कृष दोनों ही राजवीर के पीछे चले जाते हैं। दोनों के हाथों में ड्रिंक थी। आदित्य एक ड्रिंक का ग्लास राजवीर के लिए भी ले लेता है और फिर दोनों राजवीर के पास चले जाते हैं। जैसे ही राजवीर उन दोनों को अपने पास आते हुए देखता है तो बोलता है कि तुम दोनों मेरे पास क्या करने आए हो, मैं वापस आ रहा था। तो आदित्य उसे ड्रिंक देते हुए बोलता है, चल कोई नहीं। राजवीर भी आदित्य से ड्रिंक ले लेता है। तीनों बातें करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं। वह तीनों जैसे ही ड्रिंक करते जाते हैं तो राजवीर को कुछ अलग सा एहसास होता है तो वह कृष और आदित्य को कोई काम का बहाना लगाकर वहां से निकल जाता है। कृष और आदित्य को भी उसके इस बिहेव का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उनको लगता है कि सच में राजवीर को कोई काम होगा, इसलिए वह चला गया था। राजवीर भी धीरे धीरे चलकर अपने रूम में जाता है और डोर को लॉक कर देता है। फिर उसके बाद उसे जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसको किसी ने ड्रग दिया है, इसलिए वह अपने रूम में चला जाता है। जैसे वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करता है तो शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का ठंडा पानी भी उसके शरीर की गर्मी को खत्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए जैसे जैसे वह अपने शरीर की आग को बुझाने के लिए पानी को अपने शरीर पर डालता है, वैसे वैसे उसकी गर्मी बढ़ती जाती है। वह अपने बालों को नोचने लग जाता है। धीरे धीरे वो अपने होश खोने लगा था। राजवीर कुछ टाइम के लिए अपने आप को कंट्रोल करके अपने रूम में आकर अपने कपड़े पहनता है और कार की चाबी लेकर रूम से निकलकर नीचे आ जाता है और पार्किंग एरिया में जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। उसे लगता है कि इस टाइम उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि वो कुछ गलत कर दे। इसलिए वह डॉक्टर के पास चला जाता है, क्योंकि वह घर में किसी को भी अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह जैसे ही कार को लेकर निकलता है तो उसके पीछे दो कार और चल रही होती है। एक में सनाया होती है और दूसरे में कोई और होता है। एक्चुअली में सनाया ने भी राजवीर को घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था। उसने उसकी हालत को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो पूरे नशे में है। वो उसके पीछे चली जाती है। उसके दिमाग कुछ आता है, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर राजवीर का पीछा करने लग जाती है। लगभग 1 घंटे के बाद राजवीर की कार एक होटल के सामने रुकती है। राजवीर अपनी कार से निकलकर होटल के अंदर चला जाता है। इस होटल में उसका रूम पहले से ही परमानेंट बुक रहता था, इसलिए वह जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, उद्धरण चिन्ह है।
कि मेरे लिए एक प्रोस्टिट्यूट का इंतजाम करो क्योंकि उसने रास्ते में ही डॉक्टर से बात कर ली थी। तो डॉक्टर ने उसे बोला कि जितना जल्दी वो एक लड़की के करीब जाकर ठीक होगा, उतना मेडिसिन से जल्दी ठीक नहीं होगा। सनाया भी राजवीर का पीछा करते करते उसके रूम तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह देखती है कि राजवीर ने रूम को अंदर से लॉक कर लिया है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वहीं पर खड़े होकर कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वह वापस रिसेप्शन पर चली जाती है और वहां से रिसेप्शन को कुछ बोलती है तो रिसेप्शन पर जो लड़की थी वो पैसे के लालच में आकर सनाया को राजवीर के रूम की चाबी दे देती है। उधर राजवीर के रूम में उसे लगता है कि प्रोस्टिट्यूट आ गई है क्योंकि उसके रूम का डोर नॉक हो रहा था। इसलिए वह जैसे ही डोर को ओपन करता है तो एक लड़की जल्दी से रूम में एंटर करती है और के डोर को अंदर से लॉक करके जल्दी से डोर के सहारे खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखकर रोने लग जाती है। राजवीर को उसको रोते हुए देखकर अजीब सा लगता है, लेकिन इस टाइम उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ रूम के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर पटक देता है। राजवीर उस लड़की को बेड पर पटक कर उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने होंठ उस लड़की के कानों के पास ले जाकर बोलता है कि आई एम सॉरी बेबी डॉल, पर मजबूर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। डोंट वरी, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा तुमसे शादी करके। वो लड़की राजवीर की बात सुनकर डर जाती है और राजवीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लग जाती है। राजवीर उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। राजवीर उसके होठों को चूमते हुए साथ में बाइट भी कर रहा था। वो लड़की बस राजवीर से छूटने की कोशिश करे जा रही थी। राजवीर जब देखता है कि उसकी सांसें उखड़ रही है तो वो उसके लिप्स को छोड़ देता है और अपने हाथों को उसकी गर्दन पर रख देता है और वहां पर लिक करने लग जाता है, साथ में बाइट भी कर रहा था और अपना एक हाथ उसकी शर्ट के अंदर डालकर उसकी कमर को सहलाने लग जाता है और अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाने लग जाता है और वो उसकी शर्ट को उतार कर नीचे फेंक देता है और राजवीर उस लड़की को इस तरह देखकर पर पागल हो जाता है। वो लड़की भी हार मानकर राजवीर को अपने मन की करने देती है क्योंकि अब उसमें छुटने की हिम्मत नहीं थी, वो थक गई थी, इसलिए वो हार मानकर वैसे ही जिंदा लाश की तरह बेड पर लेटी रहती है। 32 रोमांस और राजवीर का दर्द। राजवीर जब देखता है कि वह लड़की पूरी तरह से शांत हो गई है तो उसके होठों पर एक बार फिर से अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लग जाता है। उसकी किस इतनी ज़्यादा रुड हो जाती है कि उस लड़की के होठों से खून निकलने लग जाता है, लेकिन राजवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे ड्रग के नशे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो नशे में क्या कर रहा है। वो धीरे धीरे अपने हाथ को उसकी बॉडी पर चलाने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब वह देखता है कि उस लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको छोड़ देता है और अपने सारे कपड़े उतार देता है। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारता है और उस लड़की के बाकी बचे हुए कपड़े भी उतार देता है और फिर उसकी बॉडी पर अपने होठ चलाने लग जाता है। उस लड़की की बॉडी पर ही लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह लड़की जब राजवीर को अपने ऊपर लेटे हुए देखती है तो चैन की सांस लेती है क्योंकि राजवीर अब उसके साथ वो सब नहीं कर रहा था। अब वो हिलने से भी डर रही थी कि कहीं अगर वह हिली तो कहीं राजवीर फिर से वो सब ना करने लग जाए उसके साथ। लेकिन जब उसे अपनी गर्दन पर राजवीर की धीमी चलती हुई गर्म सांसें महसूस होती है तो वह एक चैन की सांस लेती है और फिर अपनी नज़रें उठाकर राजवीर को देखती है या फिर राजवीर को घूर कर देखती है। वह धीरे धीरे राजवीर को अपने ऊपर से नीचे बेड पर लेटा देती है और वैसे ही लेटे रहकर कुछ टाइम सांस लेती है क्योंकि उसको राजवीर अपने आप से काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था। फिर वो उठकर बेड पर बैठ जाती है और कुछ टाइम राजवीर के हैंडसम चेहरे को घूरती रहती है और फिर जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और अपने कपड़े पहनकर अपना मुंह स्कार्फ से ढक लेती है। उसके बाद वह चलकर डोर के पास जाती है और डोर के पास जाकर उसके कदम रुक जाते हैं। फिर वह पीछे मुड़कर एक बार फिर से राजवीर को देखती है। वह देखती है कि राजवीर अभी भी चैन से सोया हुआ है तो वह राजवीर के पास जाती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है और फिर उसके बाद वह अपने कदमों के साथ चलते हुए डोर के पास आती है और हल्का सा डोर ओपन करके अपनी मुंडी डोर के बिल के बीच से बाहर निकाल कर देखती है कि कोई बाहर है तो नहीं। जब वह श्योर हो जाती है कि बाहर कोई नहीं है तो वह धीरे से रूम से बाहर निकलती है और डोर को बंद कर देती है और जैसे ही वह कुछ कदम आगे जाती है तो वह किसी लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की कोई और नहीं सनाया थी।
सनाया उस लड़की से टकराने की वजह से नीचे गिर जाती है। जैसे वह नीचे गिरती है तो उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। इससे पहले कि वो उस लड़की पर चिल्लाती, वो लड़की सनाया को सॉरी बोलकर जल्दी से होटल से निकल जाती है। सनाया जलती हुई निगाहों से उस तरफ देखती है जिस तरह से वह लड़की गई थी। वह अपने मन में सोचती है कि अगर एक बार तुम फिर से मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद एक बार फिर से राजवीर के रूम के सामने जाती है, लेकिन वह जैसे ही रूम का डोर ओपन करने वाली होती है तो कोई पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथों को उसकी कमर पर रख देता है। उसको किसी के इस तरह पकड़ने से सनाया डर जाती है। वह पीछे मुड़कर देखने से पहले हकलाते हुए बोलती है कि कौन है। तभी वह आदमी उसके अपने ठुड्डी को उसके कंधे पर रख देता है और उसे बोलता है, जान क्या अब तुम मुझे भी नहीं पहचानने से इनकार कर रही हो, इतनी बेताब हो। राजवीर के पास जाने के लिए जैसे ही सनाया ये आवाज़ सुनती है तो वह चौंक जाती है। फिर वह पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है और अपनी बाहें उस आदमी के गले में डाल देती है और अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट ले आती है। वो उस आदमी को बोलती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम जहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गए। तो वह लड़का भी बड़े ही एटीट्यूड से बोलता है कि जान तुम मेरी जान हो, तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। इसी के साथ वो सनाया के होठों पर अपने होठ रख देता है। सनाया और वो लड़का एक दूसरे को किस करने में इतना डूब जाते हैं कि नहीं इस बात का भी अंदाजा नहीं होगा कि कोई दूर से खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा है। लेकिन जैसे ही उन दोनों इस बात का एहसास होता है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वहाँ पर एक होटल स्टाफ उन दोनों को यूं किस करते हुए देखती है तो वह शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों उस तरफ घूर कर देखते हैं और उसके बाद सनाया जल्दी से राजवीर के रूम का डोर ओपन करती है और दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। जब दोनों राजवीर को इस तरह देखते हैं कि उसके जूते कपड़े नीचे बिखरे हुए थे और वह बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था, सनाया के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वह जल्दी से जाकर राजवीर के पास पहुंचती है तो राजवीर देखती है कि गहरी नींद में है। वह उस आदमी के पास वापस आती है और बिना वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वह आदमी भी उसे किस करने लग जाता है। जैसे जैसे वो दोनों किस कर रहे थे उनकी किस डीप होती जाती है और वह दोनों मदहोश होने लगते हैं। वह दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लग जाते हैं। सनाया उस आदमी की शर्ट के बटन खोलने लग जाती है और वो आदमी सनाया की ड्रेस उतार देता है। जैसे ही वह आदमी सनाया की परफेक्ट बॉडी को देखता है तो वो पागल होने लगता है और बिना वक्त गवाए अपने बाकी के कपड़े और सनाया के कपड़े भी उतार देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और एक दूसरे की बॉडी के साथ खेलने लग जाते हैं और अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं, इस बात से बेखबर कि कोई उनको घिन भरी नजरों से घूर रहा है। लगभग 3 घंटों के बाद वह अपने प्यार की दुनिया से थक कर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में बैठे रहते हैं और दोनों अपनी अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करते हैं और राजवीर की तरफ देखते हैं जो अब अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तो सनाया पहले उस आदमी को देखती है और फिर राजवीर को देखती है। वह जल्दी से उस आदमी को बोलती है कि तुम अपने कपड़े पहनकर जल्दी से इस रूम से बाहर जाओ क्योंकि अभी कुछ टाइम में बाद मीडिया आने वाली है और इस राजवीर फैमिली भी यहाँ पर आने वाली है। जैसे ही वह आदमी सनाया की बात सुनता है वो अपने कपड़े पहन कर जाने लगता है और उसके बाद अपने चेहरे पर मक्कारी वाली हंसी लेकर सनाया के होठों पर एक लाइट किस करता है और चला जाता है। सनाया चलकर बेड के पास जाती है और राजवीर को घूर कर देखती है और जोर से चिल्ला कर बोलती है कि तुमने मेरी सभी लोगों के सामने इंसल्ट की थी ना, अब तुम देखो कैसे मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत उछालती हूँ। उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता और तुम्हें मेरा होना ही होगा। उसके बाद वो राजवीर को घूर कर देखती है और अपना एक हाथ से राजवीर के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगती है। धीरे धीरे वो राजवीर की बॉडी से ब्लैंकेट नीचे फेंक देती है और राजवीर की पूरी बॉडी पर अपने हाथों फेरने लगती है। राजवीर से जब और कंट्रोल नहीं होता तो वो उसका हाथ झटक देता है जिसके कारण सनाया लड़खड़ा जाती है और वही बेड के पास गिर जाती है और बेड का कोने से उसका माथा टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। राजवीर को इस टाइम सनाया से बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। वह सनाया को कुछ टाइम तो घूर कर देखता है और उसके बाद वह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ चलकर वॉशरूम में जाता है और वही शावर ऑन कर शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। कुछ टाइम तो वो वही शावर के पानी के नीचे खड़ा रहता है और फिर शावर बंद करके अपनी कमर पर टॉवल लिपेट लेता है और वह रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। जैसे ही वो लेटता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ भी टाइम के बाद वो नींद के आगोश में चला जाता है।
सनाया भी बेहोश थी। लगभग 2 घंटे के बाद सुबह होने वाली थी। जब सनाया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि सुबह होने वाली है। वह जल्दी से अपने सेंसेस में आती है और जाकर बेड पर लेट जाती है क्योंकि राजवीर इस टाइम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं और सनाया भी राजवीर के पास लेटकर उसका हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और अपने दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है। कुछ टाइम के बाद रूम के बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। बाहर बहुत ज़्यादा मीडिया वाले खड़े होते हैं क्योंकि सिंघानिया फैमिली इंडिया की जानी मानी फैमिली थी। जब उन सबको ये न्यूज़ मिलती है तो वह जल्दी से होटल में पहुंच जाते हैं और रूम के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वहां पर सिंघानिया फैमिली भी पहुंच जाती है। सिंघानिया फैमिली के बॉडीगार्ड जल्दी से मीडिया वालों को दूर करते हैं और जल्दी से आदित्य रूम का डोर ओपन करता है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है तो सामने का नज़ारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस टाइम सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वही ये सब देखेंगे, लेकिन अब सच्चाई उनके सामने थी। उन्हें ऐसा लगता है कि राजवीर की ही गलती है। हंसराज सिंघानिया को अपने पोते पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हंसराज सिंघानिया आदित्य और कृष को बोलते हैं कि मुझे अगले आधे घंटे के बाद ये दोनों सिंघानिया मेंशन में चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था, इसलिए वहाँ से निकलकर अपने मेंशन चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई और भी था जिसके चेहरे पर मक्कारी वाली हंसी थी। वो जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल करता है। फिर सभी उनके पीछे चले जाते हैं। आदित्य और कृष जल्दी से राजवीर के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। जैसे ही आदित्य और कृष राजवीर को उठाते हैं तो राजवीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास देखता है। जैसे ही वह आदित्य और कृष को अपने सामने देखता है तो उनसे अपनी नींद वाली आवाज में बोलता है कि क्या हुआ, तो दोनों राजवीर को उठाते हुए कुछ इशारा करते हैं तो राजवीर उनका इशारा समझकर उठ जाता है और अपने आसपास देखा। जब वह सनाया को अपने पास लेटे हुए देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अपना सिर पकड़ लेता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो घूरकर सनाया को देखता है और एक जोरदार लात सनाया को मारता है, जिससे सनाया जाकर नीचे गिर जाती है और उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। आदित्य और कृष सनाया को बिना कपड़ों के देखकर अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेते हैं और राजवीर को बोलते हैं कि जल्दी से दोनों कपड़े पहनकर हवेली चलो क्योंकि वहां पर तुम दोनों का इंतजार बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। जैसे ही राजवीर उन दोनों की बात सुनता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह जल्दी से आदित्य से बोलता है कि ऐसा क्या हुआ था। आदित्य उसको अपने फ़ोन में एक वीडियो चलाकर पकड़ा देता है। राजवीर जब वीडियो देखता है तो उसकी आंखों गुस्से में लाल हो जाती है। वह घूर कर सनाया को देखता है और उसे बेड से खड़े होकर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसके कारण सनाया अपनी सुध बुद्ध खो बैठती है। वह भी राजवीर पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। राजवीर उसे बोलता मेरा बस चले, मुझे थप्पड़ नहीं, अगर मेरा बस चले तो तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। उसके बाद अपने कपड़े उठाकर पहन लेता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही आदित्य, कृष और राजवीर रूम से बाहर जाते हैं वैसे ही सनाया उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर हंसते हुए बोलती है कि अब तुम मेरे बार से कैसे बचोगे, राजवीर सिंघानिया। उसके बाद जोर जोर से हंसने लगती है जैसे कोई पागल हंस रहा हो और वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल जाती है। आधे घंटे के बाद दोनों फैमिली के सामने खड़े हुए थे। हंसराज सिंघानिया राजवीर को घूर कर देखते हैं और अपनी छड़ी उठाकर जोर से उसको पीटने लग जाते हैं। सनाया और कोई और भी था जो इस शो को बड़े ही मजे से देख रहे थे और उसके बाद वह चिल्लाकर राजवीर को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे परिवार की इज्जत को ऐसे मीडिया में उछालने की, तुम्हारी वजह से आज मेरी सालों पहले बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, काश तुम पैदा होते ही मार जाते। इसी दौरान राजवीर हंसराज सिंघानिया के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था। दादाजी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता सनाया मेरे रूम में कैसे आए, लेकिन उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। हंसराज जी राजवीर को घर से बाहर घसीटते हुए लेकर जाते हैं और बाहर धक्का देकर बोलते हैं आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। राजवीर अपने दादाजी के सामने रो रहा था लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद सनाया भी अपने नकली आंसू लाते हुए राजवीर से बोलती है राजवीर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया मुझे, और रोने लग जाती है। राजवीर अपनी नज़रें उठाकर अपनी माँ की तरफ से देखता है।
उसकी माँ उसकी तरफ जाने लगती है तो उसका पति उसकी माँ का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि अगर आज तुमने अपने बेटे को चुन लिया तो हमेशा हमेशा के लिए हमारा और तुम्हारा इस परिवार से रिश्ता खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसकी माँ अपने पति की बात सुनती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वह अपनी आंखें उठाकर राजवीर को देखती है। उनकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। एक तरफ उसका परिवार और उसका पति था तो दूसरी तरफ उसका बेटा था जिसको उसने अपनी कोख 9 महीने रखा था। उस पर एक आंच भी नहीं आने दी थी। लेकिन आज पता नहीं कैसे उस पर इतने बादल बरस पड़े हैं कि वह खुद भी अपने बेटे को किसी से नहीं बचा पा रही थी। राजवीर को घर से बाहर निकालने के बाद सभी घर के अंदर चले जाते हैं और उसकी माँ को भी जबरदस्ती घर के अंदर ले जाया जाता है। राजवीर की माँ, चाची और दादी राजवीर को बेबसी वाले नजरों से देख रहे थे, लेकिन उनकी किसी को भी उनकी परवाह नहीं थी कि उनकी आंखों में अपने पोते के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा है और विश्वास दिखाई दे रहा है। राजवीर पूरी रात अपने घर के बाहर ही बैठा रहता है क्योंकि वह इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। फिर भी वहां कोई नहीं आता। जब उसे लगता है कि अब उसकी फैमिली का कोई नहीं आएगा, तभी उसकी आंखों के आगे आकर एक कार रुकती है। जैसे ही वो उस कार को देखता है तो उस कार को देखकर तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ जाता है। उस कार में कोई और नहीं सनाया थी। सनाया बड़े ही एटीट्यूड से कार से बाहर आती है। इस टाइम एक ड्राइवर ने उसके सिर पर छाता ले रखा था जो बारिश के पानी में ना भीगे, इसलिए सनाया चलकर राजवीर के पास आती है। उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी। राजवीर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सनाया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सनाया राजवीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे राजवीर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है और फिर अचानक से उसके चेहरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे को बोलती है, राजवीर सिंघानिया, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? सनाया सूर्यवंशी से बच जाओगे? तुमने मुझे अपने लिए कितना तड़पाया ये तुम भी नहीं जानते। अब तुम मेरे नौकर बनकर रहोगे। राजवीर जब उसकी बात सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है। जैसे ही वह खड़ा होता है, सनाया को मारने वाला होता है, तभी उसके आगे बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और राजवीर को पकड़ लेते हैं और सनाया के ऑर्डर मानकर उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां सिर्फ सनाया ही रहती थी। राजवीर को सनाया की रखी हुई जगह पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और सनाया उसके साथ हर रात फिजिकल रिलेशन बनाती थी। राजवीर को ड्रग देकर वह अपने साथ सोने पर मजबूर कर देती थी क्योंकि राजवीर अपनी सुध बुध खो बैठता था। 5 दिनों के बाद राजवीर को थोड़ा सा होश आता है। वह अपने आसपास देखता कि कोई नहीं है तो वह अपनी हिम्मत जुटाकर सनाया की कैद से आज़ाद हो जाता है। जैसे ही सनाया की जगह से थोड़ी दूर आता है तो उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है। जैसे ही उसका एक्सीडेंट होता है तो उस कार के मालिक जब कार से बाहर निकलते हैं तो राजवीर को देखकर चौंक जाते हैं। वो जल्दी से राजवीर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पर उसका इलाज करवाया जाता है। ये कोई और नहीं, कपूर फैमिली थी। उसके बाद वो राजवीर के बारे में सब पता लगवाते। इसके बाद वो राजवीर को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं क्योंकि एक बार राजवीर ने कुणाल की जान बचाई, जिसके बाद राजवीर के कपूर फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे थे। उसी के साथ साथ रोहित के मॉम डैड को भी सनाया ने मरवा दिया था क्योंकि रोहित के माँ बाप को सनाया की सच्चाई पता चल गई थी, जिसके कारण वह जल्दी से सिंघानिया फैमिली को सच बताने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वे सच बताते तो सनाया ने उन्हें मरवा दिया था। रोहित अपनी मॉम डैड की डेथ के बाद सिंघानिया फैमिली छोड़कर अपने हॉस्टल में चला गया था कि उसके फैमिली का भी बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, जिसके कारण अब उसको अपनी फैमिली का बिजनेस भी देखना था। धीरे धीरे वह राजवीर से मिलता है। जैसे ही वह एक बार राजवीर से मिलता है, वह राजवीर का असिस्टेंट है और उसका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। फिर दोनों एक साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करने लगते हैं। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। राजवीर और रोहित के आदमी सनाया को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन सनाया का पता ही नहीं चल रहा कि वह कहाँ है। 7 साल पहले सनाया इस तरह गायब हो गई कि जैसे कोई इस दुनिया में ही ना हो। राजवीर सनाया को आज भी ढूंढ रहा है क्योंकि उसे सनाया से अपना बदला लेना है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी और रोहित की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। फ्लैशबैक एंड राजवीर में खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा होता है। इस टाइम उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दर्द साफ दिखाई दे रहा था कि तभी कैबिन का डोर नॉक होता है, जिसके कारण राजवीर अपने होश में आता है और अपने चेहरे पर कठोरता लाकर वह जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपनी फाइलें देखने लग जाता है। तभी वह कमिन बोलता है। केबिन में रोहित आता है और राजवीर को एक फाइल देते हुए बोलता है,
कि शायद इस फाइल से तुम्हें कोई मदद मिले। राजवीर उसकी तरफ अपनी नजरें उठाकर देखता है और उस फाइल को ले लेता। जैसे ही वह फाइल को पढ़ता है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कोई शैतान मुस्कुरा रहा हो। उस टाइम को ऐसा लग रहा था। रोहित भी एक बार के लिए राजवीर को देखकर डर जाता है। उसके बाद कैबिन से बाहर चला जाता है। राजवीर अपने मन में बोलता है कि बहुत जल्द तुम मेरी होगी। 33 ऑफिस में रोमांस। इस टाइम राजवीर सिंघानिया अपने कैबिन के डोर के पास खड़ा होकर अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। जैसे ही वह कैबिन का डोर ओपन करता है तो वह किसी से टकरा जाता है। वो जब देखता है कि किसी से टकरा गया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वो देखता कि जिससे वो टकराया है वो कोई नहीं, सामने आराध्या थी। जैसे ही आराध्या और राजवीर एक दूसरे से टकराते हैं तो आराध्या नीचे गिरने वाली होती है। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, राजवीर जल्दी से आराध्या को पकड़ लेता है, लेकिन उसको पकड़ने की चक्कर में दोनों नीचे गिर जाते हैं। इस टाइम आराध्या नीचे थी और राजवीर उसके ऊपर था। गलती से दोनों की होंठ आपस में टच हो जाते हैं। आराध्या की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। राजवीर तो बस आराध्या की एहसास में कहीं खो सा जाता है। राजवीर को आराध्या की एहसास में पता ही नहीं चलता कि वह कब आराध्या की होठों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर देता है और वह उसके होठों को चूमने लग जाता है। आराध्या तो राजवीर की इस एक्शन से घबरा जाती है। उसे इस बात का भी डर था, अगर किसी ने उन दोनों को इस पोजीशन में देख लिया तो वह लोग क्या सोचेंगे, क्या रेपुटेशन रह जाएगी कंपनी में उन दोनों की। लेकिन राजवीर कहाँ घंटा फर्क पड़ने वाला था इस चीज से। राजवीर आराध्या की होठों का रस पीने में इस कदर खो जाता है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जब राजवीर को एहसास होता है कि आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब कहीं जाकर वह आराध्या को छोड़ता है। इस टाइम आराध्या का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वह लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जब कुछ टाइम के बाद उसकी सांसें कंट्रोल होती हैं तो वह घूर कर राजवीर को देखती है और उसे अपने ऊपर से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर की पकड़ आराध्या पर और मजबूत हो जाती है। राजवीर एक पल भी बिना गवाए एक बार फिर से आराध्या की लाल हुए होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होठों का रस पीने लग जाता है। आराध्या कुछ टाइम तो राजवीर से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे वो भी राजवीर की किस से मदहोश होने लग गई थी और इसके हाथ राजवीर की बालों में चलने लग जूते हैं। इस बार उन दोनों की किस बहुत ज्यादा डीप और पैशनेट से किस कर रहे थे, जैसे दोनों अब एक दूसरे की होठों का पूरा रस निचोड़ कर ही दम लेंगे। लगभग 20 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे की होठों का रस पीने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं और फिर जब आराध्या को एहसास होता है कि वह दोनों कहाँ पर है और किस पोजीशन में है तो आराध्या शॉक हो जाती है और वह जल्दी से अपने आप को संभाल कर जल्दी से राजवीर को अपने ऊपर से धक्का देती है, जिसके कारण राजवीर आराध्या की ऊपर से हट जाता है। आराध्या की इस तरह धक्का मारने से राजवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह घूर कर आराध्या को देखता है। आराध्या उसके इस तरह घूरने से डर जाती है। आराध्या जल्दी से खड़ी होती है और अपने कपड़े सही करती है और अपने बालों को सही करती है। उसके बाद वो घूर कर राजवीर को देखती है और राजवीर को टोंट मारते हुए बोलती है कि सर, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती है कि कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो राजवीर भी आराध्या की बात सुनकर आराध्या को घूर कर देखता है और बोलता है, मिस रावत, शायद आप ज्यादा बोल रही है क्योंकि जितनी गलती मेरी है उतनी आपकी भी है। अगर मैं आपको किस कर रहा था तो आप भी मेरा पूरा साथ दे रही थी, आप भी तो मुझे रोक सकती थी। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है तो वो झेप जाती है क्योंकि गलती उसकी भी उतनी ही जितनी राजवीर की थी। पता नहीं क्यों पर खुद चाहकर भी राजवीर को खुद से दूर नहीं कर पाती। इन दोनों की ऐसे ही नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन तभी आराध्या का फोन रिंग करता है। जैसे ही आराध्या अपना फोन चेक करती है तो वह अपने फोन पर अपने पापा का नाम फ्लैश होते हुए देखती है तो वह चौंक जाती है क्योंकि इस टाइम उसके पापा ऑफिस में होते हैं। लेकिन अब वह उसको इस टाइम फोन क्यों कर रहे थे, पता नहीं क्यों पर आराध्या को किसी बात का डर सताने लग जाता है। वह जल्दी से फोन पिक करती है। उसके बाद उधर से कुछ बोला जाता है जिसके कारण आराध्या सुन्न पड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो जल्दी फोन उठाकर बोलती है कि मैं जल्दी से जल्दी शिमला पहुंच रही हूँ। राजवीर आराध्या को गौर से देख रहा था, लेकिन जैसे ही राजवीर आराध्या की बात सुनता है कि वो शिमला जा रही है तो वो आराध्या से पूछता है कि क्या हुआ आराध्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और फोन पर कौन था जिसको सुनने की बाद तुम इसे पैनिक करने लग गई हो।
राजवीर की इतने पूछने से आराध्या जोर जोर से रोने लगती है। राजवीर आराध्या को ऐसे रोते हुए देखकर घबरा जाता है और वो आराध्या से पूछता है कि आराध्या बताओ क्या बात है। तो आराध्या राजवीर से बोलती है कि मॉम और डैड का एक्सीडेंट हो गया है। राजवीर जब आराध्या की बात सुनता है तो वह उसे कंसोल करते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करवाते हुए बोलता है, बच्चा घबराओ मत, अब मैं तुम्हें शिमला लेकर चलूंगा। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है तो वह शांत हो जाती है। वह अपनी नम आंखों से राजवीर को घूरने लगती है। राजवीर जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और किसी को कॉल करके बोलता है, शिमला के लिए जेट को रेडी करवाओ। आराध्या अपनी नम आंखों से राजवीर को देख रही होती है। राजवीर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसे शांत करवाते हुए बोलता है, बच्चा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मॉम डैड को यह मेरा वादा है तुमसे। 34 सरप्राइज शादी। जब राजवीर आराध्या को बोलता है कि वह खुद आराध्या को शिमला लेकर जाएगा तो आराध्या शांत हो जाती है और अपनी नजरें उठाकर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर अपने होंठ उसके माथे पर रख देता है और उसे कंसोल करते हुए बोलता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी जरूरत है। आराध्या राजवीर की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और उसके बाद राजवीर को हक करके खड़ी रहती है। रात के समय राजवीर और आराध्या दोनों अपने बॉडीगार्ड के साथ शिमला एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। राजवीर ने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आराध्या और राजवीर जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं तो कोई पीछे से उनकी फोटो लेकर किसी को भेज देता है और साथ में ये मैसेज भी भेजता है, लड़की के साथ में कोई लड़का भी है और बहुत सारे बॉडीगार्ड भी है। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों के होते हुए हम उस लड़की नहीं उठा सकते। तो सामने से उस आदमी को एक मैसेज आता है जिसको देखकर उसे पसीना आने लगता है। वो अपना पसीना पोंछते हुए ओके रिप्लाई करके अपना फोन अपनी पॉकेट में डाल लेता है और उस साइड देखता है यहाँ से आराध्या और राजवीर गए थे। उधर राजवीर और आराध्या दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर जल्दी से कार को चलाने लग जाता है। कुछ ही मिनटों में राजवीर की कार और बाकी सभी कार शिमला की सड़कों पर दौड़ रहे। शिमला की ठंडी ठंडी हवा राजवीर को बहुत ज्यादा सुकून पहुंचा रही थी क्योंकि वह बहुत सालों के बाद इंडिया लौटा था, लेकिन वह कभी भी शिमला नहीं गया था। शिमला की यह हवाएं उसे एक अलग सा एहसास दिला रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके सीट पर सिर टिका के बैठ जाता है। उधर आराध्या को भी शिमला में आकर एक अलग सा सुकून मिल रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद उनकी कार जाकर शिमला के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल के आगे जाकर रुकती है। जब आराध्या वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि पूरे हॉस्पिटल को बॉडीगार्ड ने कवर कर रखा था। ये बॉडीगार्ड रावत फैमिली के थे जिन्होंने इस हॉस्पिटल को कवर कर रखा था क्योंकि किसी ने भी मीडिया वालों का अंदर नहीं जाने दिया था। जब मीडिया वाले आराध्या को देखते हैं तो उसकी तरफ आने लगते हैं। जब राजवीर के बॉडीगार्ड्स मीडिया को राजवीर और आराध्या की तरफ भागते हुए देखते हैं तो वह जल्दी से अपने एक्शन में आ जाते हैं और उन दोनों को कवर कर लेते हैं और जल्दी से ही आराध्या और राजवीर को कवर करके हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही आराध्या हॉस्पिटल के हॉल में पहुंचती है तो उसकी आंखों के सामने उसकी मां दिखाई देती है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो तो खून से लथपथ थी। जैसे ही वह अपनी मां को देखती है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह पीछे होने वाली होती है तो राजवीर उसे संभाल लेता है और वैसे ही उसे पकड़कर उसकी मां के पास लेकर जाता है। आराध्या अपनी मां के गले लग जोर जोर से रोने लगती है। वह अपनी मां से पूछती है, मां आपको क्या हुआ? मां ये सब कैसे हुआ? क्या पापा ठीक है? मां ये सब किसने किया है? इस पर आराध्या की मां उसे बताती है, सब तेरे पापा के चचेरे भाई ने किया है। वह हमारी प्रॉपर्टी को पाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि हमने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है तो उसने गुस्से में आकर हमें धमकी दिया कि वह प्रॉपर्टी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर उसने गुस्से में आकर तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवा दिया और अब वह तुम्हें ढूंढ रहा है हर जगह, क्योंकि हमने पहले ही तुम्हें मुंबई भेज दिया था। इस बात का किसी को भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। प्लीज बच्चा अपना ध्यान रखो, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। आराध्या जब अपनी मां की बात सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राजवीर भी जब उनकी बात सुनता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह अपनी आंखें छोटी करके कभी आराध्या को तो कभी उसकी मां को देखता है। उसके बाद अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें कुछ इशारा करता है कि तभी पूरे हॉस्पिटल में गोलियां चलने की आवाज आती है। जब सभी का ध्यान उधर जाता है तो आराध्या की मां निमरत पैनिक होते हुए आराध्या को बोलती है, आराध्या भागो यहाँ से।
जाओ, भाग जाओ बच्चा यहाँ से। क्योंकि हॉस्पिटल में कोई और नहीं, मोहन रावत आराध्या के पापा का चचेरा भाई जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी अपने बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था। जो भी इसके सामने उसे रोकने के लिए आ रहा था वो उसे मौत के घाट उतार रहा था। जब आराध्या की माँ देखती है कि आराध्या नहीं जा रही और वह आदमी भी उनके बहुत ज्यादा करीब आ गया है तो वह आराध्या को अपने पीछे कर लेती है और उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। राजवीर अपने चेहरे पर कठोरता वाले भाव लेकर उन गुंडों को और उस आदमी को देखे जा रहा होता है जो धीरे धीरे अपने ही घमंड में आगे बढ़ता जा रहा होता है। राजवीर देखना चाहता था कि ये आदमी किस हद तक जा सकता है, इसलिए वह चुपचाप वही वैसे ही खड़ा रहता है। राजवीर देखता है कि आराध्या डर कर पीछे हो गई है तो वह आराध्या का हाथ पकड़कर अपने बराबर खड़ा कर लेता है क्योंकि आराध्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राजवीर उसे कंसोल करते हुए बोलता है कि तुम कभी भी डरपोक नहीं थी तो आज कैसे डर सकती हो। तुम राजवीर सिंघानिया के सामने नहीं डरी तो तुम ऐसे आदमी के सामने कैसे कमजोर पड़ सकती हो। तब तक मोहन वहां आकर उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है और वह आराध्या को देखता है। जब वो आराध्या को देखता तो आराध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो राजवीर आराध्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है और घूर कर मोहन को देखता है। मोहन और राजवीर दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं तो मोहन राजवीर को देखकर अपने दांत पीस लेता है और निमृत जी को ताना मारते हुए बोलता है कि तुमने क्या ये संस्कार दिए हैं। निमृत भाभी अपनी बेटी को जो शहर से लौंडा ले आई है। जैसे ही मोहन आराध्या के बारे में ये बात बोलता है तो निमृत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आप आराध्या के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वह मेरी बेटी है। हमने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आपने अब दोबारा से मेरी बेटी के बारे में जरा सा भी कुछ गलत बोला तो मैं अपने रिश्ते लिहाज भूल जाऊंगी और फिर मैं क्या करूंगी यह मैं भी नहीं जानती। उसके बाद और आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे खड़ा कर लेती है और राजवीर को बोलती है कि तुम साइड हो जाओ बेटा। अब मोहन और निमृत दोनों आमने सामने थे तो मोहन निमृत से बोलता है कि चाहे तुम किसी को भी बुला लो, तुम्हारी बेटी अब मेरे घर की बहू बनेगी। बहुत जल्द मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की पत्नी बनाकर ही रहूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारी बेटी के नाम जो प्रॉपर्टी है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। जब राजवीर मोहन के मुंह से शादी वाली बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के कारण उसकी मुठिया बीच जाती है और आंखें लाल हो जाती है। वह मोहन का कॉलर पकड़कर उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है, तुमने ये सोचने की जुर्रत भी कैसे की। मेरी आराध्या की शादी अपने बेटे से कराने की सोचना भी मत। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अपने कान खोलकर सुन लो, आराध्या सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। देखना चाहते हो कैसे। जैसे ही मोहन उसकी बात सुनता है और राजवीर अपनी बात खत्म करता है वैसे ही राजवीर वहां एक नर्स से चाकू लेकर अपनी अंगूठी को काट लेता है और सभी के सामने आराध्या की मांग अपने खून से भर देता है और वहां पर जो खड़े ये तमाशा देख रहे थे और आराध्या उसकी मां मोहन तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 35 मोहन और राजवीर के बीच फाइट। राजवीर के आराध्या की मांग भरने के कारण सभी अपने होश गंवाकर एक ही जगह जम जाते हैं और आंखें बड़ी करके बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन तभी एक नर्स के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है जिसके कारण सभी होश में आते हैं। आराध्या की आंखों में तो आंसू ही गिरने लगते हैं क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर अचानक से उसके साथ ऐसा कर देगा। उसे राजवीर पर इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में आकर वो बौखला जाती है और राजवीर का कॉलर पकड़ती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके कारण सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। थप्पड़ लगाने के कारण राजवीर का चेहरा एक तरफ हो जाता है। गुस्से के कारण राजवीर मुठिया बीच जाती है और वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आराध्या राजवीर पर चिल्लाते हुए बोलती है, राजवीर सिंघानिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी कि आप मुझे मेरे मोम डैड के पास लेकर आए, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। आई हेट यू राजवीर सिंघानिया, जस्ट आई हेट यू। आज मैं बिना फेरों के आपकी पत्नी बन गई। और वही अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लग जाती है। उसकी माँ की आंखें भी नम हो जाती हैं अपनी बेटी को यूं टूटते हुए देखकर। राजवीर धीरे धीरे अपने गुस्से को शांत करता है और उसके बाद आराध्या की तरफ देखता है जिसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। इससे पहले राजवीर आराध्या के पास नीचे बैठता, तभी आराध्या के चाचा जल्दी से आराध्या के पास जाते हैं और अपनी गन को उसके सिर पर रखकर आराध्या को खड़े करते हुए बोलता है, चुप, एकदम चुप, बहुत हो गया ये मेलो ड्रामा। कब से देख रहा हूँ टीवी सीरियल की तरह अपना ड्रामा मुझे दिखाने लगे हुए हो।
निमृत जी आराध्या के सिर पर गन देखकर घबरा जाती है और मोहन के ऊपर चिल्लाकर बोलती है, मोहन छोड़ो, मेरी बेटी को क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा। मोहन निमृत जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, छोड़ दूंगा बहुत जल्द, लेकिन पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा लूं। राजवीर जब उसकी बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने वाला होता है तभी मोहन उसे बोलता है, ए लड़के, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी इस प्यारी चिड़िया की मौत देखेगा। इसके साथ ही अपनी गन को आराध्या के सिर पर जोर से दबा देता है, जिसके कारण आराध्या के मुंह से चीख निकल जाती है। राजवीर अपने कदमों को वहीं रोक लेता है। निमृत जी आराध्या की चीख सुनकर डर जाती है और उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोहन, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें जो चाहिए तुम हमसे ले सकते हो। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, हम तुम्हें वह भी देने को तैयार है, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसी के साथ निमृत जी अपने घुटनों के बल बैठकर मोहन के आगे हाथ जोड़ लेती है और उससे गिड़गिड़ाते हुए आराध्या को छोड़ने को बोल रही होती है। लेकिन मोहन कहाँ उनकी बात मानने वाला था। उसके सिर पर तो प्रॉपर्टी का खून सवार था। वह तो बस किसी भी हालत में रावत फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, क्योंकि राजवीर जब देखता है कि सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है, वो अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसी के साथ वो अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। उसके बॉडीगार्ड उसका इशारा पाते ही समझ जाते हैं और धीरे धीरे बिना किसी की नज़र में आए मोहन के आदमियों को गायब करने लग जाते हैं। सभी मोहन के गार्ड्स को गायब करते हैं और उनकी जगह खड़े हो जाते हैं। मोहन को भी इस बात का पता नहीं चलता कि ये गार्ड्स उसके हैं। राजवीर जब आराध्या को देखता है तो उसका चेहरा देखकर उसके दिल में एक टीसी उठती है, क्योंकि वो आराध्या की ऐसी हालत कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। आराध्या की आंखें सूजी हुई थी, उसका चेहरा रोने के कारण पूरा लाल हो चुका था और उसके चेहरे पर आंसुओं की बूंदें थी। राजवीर मोहन को देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह धीरे धीरे अपनी गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। गार्ड्स उसका इशारा समझकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। राजवीर वी एक्शन में आता है और हवा के झोंके की तरह मोहन के हाथ गन छीन लेता है। जैसे ही मोहन के हाथ से गन छीनी जाती है वो धक्का लगकर नीचे गिर जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से हवा का झोंका कहाँ से आया। आराध्या भी धक्का लगने के कारण नीचे गिर जाती है। राजवीर जल्दी से आराध्या को उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। मोहन को तो समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वह राजवीर पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की, तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसी के साथ को अपनी गार्ड को बुलाता है और राजवीर को खत्म करने को बोलता है। जैसे ही वो गार्ड्स को इशारा करता है तभी बहुत सारे गार्ड्स मोहन के सिर पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। मोहन को तो समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। 36 राजवीर की क्रुएल्टी। जब सभी गार्ड्स मोहन के सिर पर अपनी गान तान कर खड़े हो जाते हैं तो मोहन को तो पता ही नहीं चलता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सदमे के कारण वह अपने सिर पर हाथ रख कर वहीं बैठ जाता है और बड़बड़ाने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे इतने सालों की करी कराई मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद वो एक बार सभी को देखता है और जल्दी से आराध्या को पकड़ने लगता है। इससे पहले कि वो आराध्या को पकड़ पाता राजवीर जल्दी से अपने सेंसेस में आता है और आराध्या को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। आराध्या को तो कुछ समझ ही नहीं आता अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वह तो बस ऐसे ही खड़ी रहती है, लेकिन मोहन तो गुस्से से पागल हो जाता है। वो जल्दी से अपने होश में आता है और बड़ी हो चालाकी से एक बॉडीगार्ड से उसकी गन छीनकर आराध्या और राजवीर की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसको देखकर आराध्या और निमृत जी तो डर जाती है। लेकिन राजवीर अभी भी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था। वो घूर कर मोहन को देखता है। जब राजवीर अपनी लाल आंखों से मोहन को घूर कर देखता है तो एक पल के लिए तो मोहन भी राजवीर की आंखों को देखकर डर जाता है। उसे अभी तक इतना तो समझ आ गया था कि राजवीर कोई मामूली इंसान नहीं है, जबकि उसने राजवीर का नाम भी सुन लिया था आराध्या का मुंह से। लेकिन वह तब भी राजवीर को नहीं पहचान पाया कि ये वही राजवीर सिंघानिया है जिसने पता नहीं आज तक कितनों को मौत के घाट उतार डाला और उनकी डेड बॉडी भी उनकी फैमिली तक को नहीं मिली। तो यह क्या चीज़ है उसके सामने। लेकिन मोहन फिर भी अपनी अकड़ में ही राजवीर के सामने खड़ा हुआ था।
अब आप लोग खुद ही सोचो कि राजवीर इसके साथ क्या करेगा। राजवीर को मोहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने तो मोहन से निपटने के लिए अपने मन में पहले ही प्लान कर लिया था। इस टाइम उसके होठों पर एक एविल स्माइल होती है, जो राजवीर के मन में क्या चल रहा है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है। उसके बाद वह घूरकर अपने बॉडीगार्ड को देखता है, जिसके कारण उसके बॉडीगार्ड उसको आंखों को देखकर सिकापका जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से पता था कि उनसे मुझसे गलती हुई है। अब राजवीर उनको उनकी गलती की सजा कैसे देगा, ये तो उनको खुद भी नहीं पता था। अचानक से पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि राजवीर के बॉडीगार्ड्स ने बड़ी ही बारीकी से मोहन के हाथ से गन छीन ली थी और इस टाइम मोहन नीचे फर्श पर अपने हाथ ऊपर कर बैठा हुआ था। इस टाइम राजवीर ने भी आराध्या को निमृत जी के पास छोड़ दिया था और वह अपने घुटनों के बल बैठकर मोहन को भी एकटक देख रहा था। उसके एक हाथ में गन थी और वो उसे गोल गोल घुमा रहा था। इस टाइम ये वो राजवीर नहीं लग रहा था जो हमेशा आराध्या के सामने होता है। इस टाइम ये वो क्रूअल राजवीर लग रहा था जो अपने दुश्मनों के सामने होता है। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत थी। ऐसे लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस बार तो मोहन था जिसने उसकी जान पर जो पता नहीं कब से उसकी सांसें बन चुकी थी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो ऐसे कैसे वह मोहन को छोड़ दे। राजवीर मोहन को देखकर एक तिरछी मुस्कान देता है और उसके बाद धीरे धीरे बड़े ही स्टाइल से खड़ा होता है और मोहन के आसपास गोल गोल घूमने लगता है। वो एकटक मोहन को ही देख रहा था। राजवीर को देखकर मोहन के पसीने छूटने लगते हैं। इस टाइम मोहन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि क्यों उसने मिस्टर रावत और आराध्या के साथ प्रॉपर्टी पाने के लिए ऐसा किया। वह अपने मन में सोचता है कि मैं इससे अपनी जान के लिए भीख मांग लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। जैसे ही वह अपने आप को छुड़ाने के लिए राजवीर से भीख मांगने वाला होता है कि तभी सभी के कानों में राजवीर की कड़क आवाज पड़ती है, जो अपने बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटल खाली करने को बोल रहा था। राजवीर के कहने पर बॉडीगार्ड जल्दी से हॉस्पिटल को खाली करवा देते हैं और निमृत और आराध्या को भी रावत मेंशन भेज देते हैं, उन्हें ये बोल कर के राजवीर जहां पर है वह मिस्टर रावत का ध्यान रखेगा। जैसे ही आराध्या राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर अपनी आंखें झपका देता है। आराध्या भी बिना कोई ड्रामा किए अपनी मां को लेकर रावत मेंशन में चली जाती है, क्योंकि उसे भी अपनी मां के लिए यही सही लगा था कि वह कुछ टाइम रेस्ट करेगी तो उनको भी बेटर फील होगा, क्योंकि वह इस टाइम पूरी खून से लथपथ थी। क्योंकि जब रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उनको भी छोटी मोटी चोटें आई थी, लेकिन उनका इलाज कर दिया गया था, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। वह अपनी मां को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल से निकलती है, तभी राजवीर के चेहरे पर पहले वाला कठोर भाव आ जाता है और वह अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि मेरा मन ऑपरेशन करने का कर रहा है। जैसे ही बॉडीगार्ड्स उसकी बात सुनते हैं तो उनकी रोह तक कांप जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि राजवीर कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा है। उसके बाद वह बिना कुछ बोले सीटी बजाते हुए ऑपरेशन रूम की तरफ चल पड़ता है। बॉडीगार्ड तो बस उसको मुंह खोले ही देख रहे होते हैं कि अब उनके बॉस में दिमाग में क्या चल रहा है। ऑपरेशन रूम के बाहर जाकर राजवीर के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कोई वो उसके पीछे नहीं आ रहा है। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके सीटी बजाते हुए हाथ फेरता है, जिसको एहसास ही बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं। राजवीर पीछे मुड़कर उनको देखता है और मोहन को घसीटते हुए लेकर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। इस टाइम मोहन उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी को भी इस पर रहम नहीं आ रहा था। 37 राजवीर क्रूएल्टी। राजवीर का इतना खतरनाक रूप देखकर सभी अंदर से थर-थर कांपने लगते हैं। बॉडीगार्ड भी राजवीर का इशारा पाकर मोहन को घसीटते हुए ऑपरेशन रूम के आगे ले जाते हैं। जैसे ही वह मोहन को ऑपरेशन रूम के अंदर ले जाने लगते हैं तो मोहन राजवीर के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आराध्या और भाई साहिब की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन राजवीर का मोहन को माफ करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस वैसे ही सीटी बजाता रहता है और बॉडीगार्ड राजवीर को कुछ न बोलता देखकर मोहन को ऑपरेशन रूम के अंदर ले जाते हैं और उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बेड पर लिटा देते हैं। राजवीर मोहन को देखकर एक टेडी स्माइल देता है और उसके बाद ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है और अपने बॉडीगार्ड को एक डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। राजवीर वहां पर एक चेयर मंगवाता है और उस पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद उसके पास एक डॉक्टर आता है। राजवीर इस डॉक्टर को एक वार्निंग देता है और उसे कुछ बोलता है
कुछ ही मिनटों के बाद ऑपरेशन रूम के अंदर से मोहन रावत की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जो लोग ऑपरेशन रूम के बाहर थे वह वैसे ही आवाज़ सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता था कि उनका बॉस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से उनके बॉस का ये रूप भी देख लिया था। लगभग 1 घंटे के बाद उस ऑपरेशन रूम से आवाज़ आने बंद हो जाती है और राजवीर बड़े ही स्टाइल से रूम से बाहर आता है। जैसे ही वह ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि उसके बॉडीगार्ड जिनको उसने बाहर रुकने का काम दिया था, उनके माथे से पसीना टपक रहा था। राजवीर उनको देखकर एक किलर स्माइल पास करता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ, तुम लोगों को इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो वो लोग और ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनसे आज गलती हुई थी। ये बॉडीगार्ड वही बॉडीगार्ड थे जिनसे अपना काम ढंग से नहीं हुआ था। इनकी एक गलती के कारण आराध्या, राजवीर और निमरत की जान खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि मोहन ने इन्हीं में से एक बॉडीगार्ड से उनकी गन छीनी थी। राजवीर इनको इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं कर सकता था, इसलिए राजवीर अपने मन में कुछ सोचकर उनको देखकर एक खतरनाक स्माइल पास करता है और अपने में बॉडीगार्ड को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है, इन्हें ट्रेनिंग कैंप वापस भेज दो और उन्हें वहां पर बोलो कि इन्हें इतनी भयानक ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि इनसे आगे से कोई गलती न हो। 1 महीने बाद, इस 1 महीने तक राजवीर और आराध्या दोनों ही शिमला में रहे थे और इन दोनों ने यहाँ पर अपने अपने काम कर लिए थे। इसी दौरान इन दोनों की लाइफ में बहुत कुछ हुआ था। आराध्या के पापा भी अब तक बिल्कुल ठीक हो चुके थे और सभी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन कोई था जिनकी नज़र इन पर थी। वह कोई और नहीं बल्कि मोहन का बेटा था जिसकी नज़र आराध्या पर थी। वह आराध्या को किसी भी हालत में पाना चाहता था, लेकिन राजवीर की नज़र चारों तरफ थी, उसे खतरे का आभास हो चुका था। इसलिए वो आराध्या से बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो आराध्या से बात कैसे करे, क्योंकि हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद तो आराध्या ने राजवीर से कभी भी सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, जिससे राजवीर के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती थी। लेकिन वो इन सबको इग्नोर कर देता था। लेकिन आज आराध्या से बात करना जरूरी था, इसलिए उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि आराध्या का शिमला में रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं है। इसलिए वो आराध्या से बात करने के लिए उसे मैसेज करके एक जगह का एड्रेस देता है और उसे बुलाता है। आराध्या अपने रूम में बैठकर अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, तो वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है कि किसका मैसेज आया है। जब वो मैसेज चेक करती है तो उसे मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करते हुए अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें से राजवीर का एक मैसेज दिखाई देता है। जैसे वह मैसेज पढ़ती है, उसकी भौहें तन जाती है। वह मैसेज पढ़कर अपने मन में सोचती है कि इसे मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद आराध्या कुछ सोचकर अपना फ़ोन साइड रख देती है और वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। लगभग 15 मिनट के बाद जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वह अपनी माँ को अपने रूम में पाती है। उसकी माँ बेड पर बैठकर आराध्या का ही इंतजार कर रही होती है। निमृत जी जब आराध्या को वॉशरूम से बाहर आते देखती है तो वह उसे बोलती है, आराध्या मेरे पास आओ। आराध्या अपनी माँ की बात सुनकर उनके पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। तो निमृत जी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है कि मैं तुम्हें जो बोलने वाली हूँ, तुम उस बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। जैसे ही आराध्या उनकी बात सुनती है तो अपना सिर हाँ में हिला देती है। निमृत जी आराध्या को कुछ बोलती है, जिसको सुनकर आराध्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी माँ के हाथ को झटक कर बेड से खड़ी हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि माँ आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना मैं ये सब नहीं करने वाली, क्योंकि यह सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, ज़बरदस्ती से हुआ था। मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। निमरत जी को भी आराध्या की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह आराध्या का हाथ पकड़ लेती है और उसको अपने रूम में ले जाती है। ये पर उसके पापा रेस्ट कर रहे थे और उसके पापा के सामने उसे ले जाकर खड़ा कर देती और उनको बोलती है, अब आप ही समझाए, क्योंकि मेरी तो यह कोई बात ही नहीं सुनती। 38 राजवीर ने की आराध्या से ज़बरदस्ती शादी और रोमांस। एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर बने हुए मंदिर के बाहर राजवीर वहां पर खड़े होकर आराध्या का वेट कर रहा था और आसपास का सुंदर नज़ारा देख रहा था जो उसकी रूह तक को सुकून पहुंचा रहा था। एक तरफ शाम की आरती हो रही थी और दूसरी तरफ राजवीर खड़ा हुआ था। राजवीर वैसे भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है तब से उसने सभी चीज़ों को मानना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान भी सही समय पर आदमी का साथ छोड़ जाता है। कुछ समय के बाद राजवीर वैसे ही खड़ा रहता है और अपने सामने देख रहा होता है।
तभी उसके कानों में उसके पीछे से आते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। जिन कदमों की आहट को सुन सुनकर वह पहचान जाता है कि यह कदमों की आहट किसकी है, वह वैसे ही खड़ा रहता है। इस टाइम उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो वह जल्दी ही छुपा लेता है। वह अपने मन में बोलता है, आखिर तुम आ ही गई। तभी एक लड़की आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है, जिसने इस टाइम व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही राजवीर को उसके अपने बगल खड़े होने का एहसास होता है, वैसे ही राजवीर उसकी खुशबू को महसूस करने उसमें खो सा जाता है, क्योंकि उसकी खुशबू उसे मदहोश होने पर मजबूर कर रही थी। राजवीर धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वह लड़की एक ही झटके में राजवीर के सीने से टकरा जाती है, जिसके कारण राजवीर मुस्कुरा देता, लेकिन इस टाइम उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो राजवीर को खुद से दूर करने के लिए धक्का देती है और उससे दूर हो जाती है। वह बोलती है, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे यहाँ किसी काम के लिए बुलाया है। राजवीर को आराध्या की आवाज में अपने लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजवीर से ऊंची आवाज में बात कर सके। राजवीर आराध्या के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे अपनी तरफ पलटता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, मिस आराध्या रावत, शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं वह इंसान हूँ जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। हाँ, मैं तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे हमेशा ही गलत समझो। अपनी ये ऊंची आवाज मेरे सामने तो बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं मेरी माँ के अलावा कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। मैंने तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है वो करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा हो। आराध्या राजवीर की बाहों में छटपटाने लगती है। उतनी ही राजवीर की पकड़ उसके कंधों पर कसती जाती है तो आराध्या चीरकर बोलती है, सर मुझे छोड़ो। लेकिन राजवीर का कोई इरादा नहीं था उसे छोड़ने का। वो ऐसे ही उसे पकड़े खड़े रहता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी गुस्से वाली आवाज में उसे बोलता है, हम आज ही मुंबई वापस जा रहे हैं। जैसे ही आराध्या उसकी बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आराध्या राजवीर से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही हूँ। मुझे मेरे मॉम डैड के पास ही रहना है। आखिर तुम्हारा क्या हक है मुझ पर जो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है कि क्या हक है तुम्हारा मुझ पर, तो राजवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह आराध्या के कंधों पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर देता, जिसके कारण आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है और वह छटपटाने लगती है। राजवीर से बोलती है, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन राजवीर के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। वो आराध्या के कंधों को छोड़ देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए मंदिर के अंदर ले जाने लगता है और बोलता है, तुम हर बार मुझसे यही बात बोलती हो ना कि क्या हक है मेरा तुम पर, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हक है मेरा तुम पर। शायद तुम 1 महीने पहले की बात भूल गई होगी, लेकिन आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगी। आराध्या उसकी बातों में गुस्सा साफ महसूस कर सकती थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि पता नहीं राजवीर अब उसके साथ क्या करने वाला है। वो राजवीर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। राजवीर आराध्या का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के अंदर ले जाता है। वहां पर सभी खड़े लोग बस राजवीर और आराध्या को ही देख रहे थे। वहां के कुछ लोग राजवीर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राजवीर अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देता है। वो लोग उसका गुस्सा देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। जैसे ही राजवीर हवन कुंड के पास जाता है, आराध्या चिल्लाने लगती है, लेकिन आज राजवीर का कोई इरादा नहीं था उसका हाथ में छोड़ने का। वह पंडित जी को बोलता है, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन पंडित जी इस जबरदस्ती शादी के खिलाफ थे, तो वह बोलते हैं, जजमान आप लड़की की इजाजत के बिना उससे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, ये एक पाप है। जैसे ही राजवीर पंडित जी की बात सुनता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में पंडित जी पर चिल्लाते हुए बोलता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू करो। आखिर किस अपनी जान प्यारी नहीं होती, तो पंडित जी डरते डरते मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। आराध्या राजवीर से छूटने के लिए गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन राजवीर उसे नहीं छोड़ता। आराध्या राजवीर से बोलती है, सर मुझे छोड़िए। लेकिन राजवीर के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और राजवीर पकड़ आराध्या के हाथ पर और कस जाती है और उसे हवन कुंड के सामने लेकर बैठ जाता है। जैसा जैसा पंडित जी बोलते हैं वह आराध्या और आप खुद वैसी वैसी रस्में पूरी करता जाता है। लेकिन आराध्या बहुत ज्यादा रो रही थी।
राजवीर इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसे आराध्या का रोना भी दिखाई नहीं देता। राजवीर और आराध्या पंडित जी के कहने पर दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं, तो आराध्या फेरे लेने के लिए तैयार नहीं होती, जिसे देखकर राजवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और राजवीर आराध्या की तरफ घूर कर देखता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और पंडित जी को मंत्र पढ़ने को बोलता है। ऐसे ही वो आराध्या के साथ फेरों की रस्म पूरी करता है और फिर मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरने की रस्म भी पूरी कर देता है। जैसे ही राजवीर पंडित जिनके मुंह से सुनता है कि शादी संपन्न हुई, तो राजवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और फिर आराध्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे बोलता है, तो मिसेज सिंघानिया, अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या हक है मेरा तुम पर। आज के बाद कभी ये मत बोलना कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। आराध्या तो अब एक कठपुतली की तरह खड़ी थी। उसे राजवीर से नफरत हो रही थी, क्योंकि आज राजवीर ने उसके साथ जो किया उसके बाद वो राजवीर को कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी उसे अपने कानों में राजवीर की सेडिक्टिव आवाज पड़ती है, जिसके होठ उसके कान के पास थे। जब वो बोल रहा था तो उसके होठ उसके कान को छू रहे थे, जो आराध्या के अंदर के अलग एहसास जगा रहे थे। राजवीर आराध्या के कान में बोलता है, इतना मत सोचो स्वीटहार्ट, हम मुंबई चल रहे हैं क्योंकि हमें हमारी सुहागरात की रस्म भी तो पूरी करनी है। अगर तुम इतना सोचोगी तो तुम थक जाओगी और फिर बेड पर तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। और इसी के साथ वो उसके ये लॉब पर किस करके उसको काट लेता है। 39 रोमांस। राजवीर की बात सुनकर आराध्या को राजवीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी कारण वह घूर कर राजवीर को देखती है, तो राजवीर उसको देखकर एक टेढ़ी मुस्कान देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और आगे आगे चलने लगता है। आराध्या राजवीर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसका हाथ नहीं छोड़ता। उसकी पकड़ उसके हाथ पर और कस जाती है। वैसे ही राजवीर उसका हाथ पकड़कर आगे आगे चल रहा था। आराध्या भी अब हार मानकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है, क्योंकि वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। राजवीर जब देखता है कि आराध्या शांत हो गई, तो वो अपने कदम वहीं रोक लेता है। वह मुड़कर आराध्या को देखता है। वो देखता है कि आराध्या का चेहरा लाल हो गया है, तो उसे आराध्या पर और ज्यादा प्यार आने लगता है। आराध्या गुस्से में भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। आराध्या जब देखती है कि राजवीर रुक गया है, तो वह भी अपने कदम वहीं पर रोक लेती है और राजवीर को देखने लगती है। राजवीर अपने पीछे मुड़कर आराध्या को देखता है और उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है और फिर आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसकी कमर पर अपना हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आराध्या इस तरह खींचे जाने से संभल नहीं पाती और जाकर सीधा राजवीर के सीने से टकरा जाती है और वहीं पर खड़ी रहती है। राजवीर के हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। राजवीर जब देखता है कि आराध्या कोई रिएक्शन नहीं दे रही, तो वो अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर बोलता है, बीवी, अगर तुमसे चला नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूं। जैसे ही आराध्या उसकी बात सुनती है, तो अपनी नजरें ऊपर उठाकर राजवीर को देखने लग जाती है और अपने मन में बोलती है, हे भगवान, क्या है ये आदमी पल भर में अपने रंग बदल लेता है। वही आराध्या के मन की बात समझते हुए राजवीर के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह आराध्या के कानों को चूमते हुए बोलता है कि जान, मैं वह हूं जिसे तुम कभी भी जान नहीं पाओगे और न ही मैं तुम्हें कभी खुद को जानने का मौका दूंगा। उसी के साथ वह झुककर आराध्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। आराध्या तो राजवीर के इस तरह उठाने से डर जाती है और अपनी बाहें राजवीर के गले में डाल देती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसको जब एहसास होता है कि वह गिरी नहीं, तो वह अपनी आंखों को खोलकर देखती है, तो उसके सामने राजवीर का हैंडसम सा चेहरा था जो उसको ही देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर तो एक पल की आराध्या खो सी जाती है और ये भी भूल जाती है कि अभी अभी इस आदमी ने उसके साथ क्या किया। वहां पर कोई था जो इन दोनों के इतना करीब देखकर गुस्से से उबल रहा था। उसकी हाथों की मुठ्ठियां बीची हुई थी और उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थी। राजवीर को भी पता था कि कोई उन दोनों को देख रहा है, इसलिए राजवीर ने ये सब किया था। वो उस इंसान को दिखाना चाहता था कि आराध्या सिर्फ उसकी है और उसकी ही रहेगी। इसी के साथ वह आराध्या को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और उनकी कार रावत मैंशन के लिए निकल जाती है। कुछ ही पलों में उनकी कार रावत मैंशन के बाहर थी। जब वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं, तो वह देखते हैं आराध्या की माँ और उसके पिता वहां एंट्रेंस पर ही खड़े थे। आराध्या की माँ के हाथ में एक आरती की थाली थी। जैसे ही आराध्या की माँ आराध्या और राजवीर को देखती है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तो वही आराध्या तो समझ ही नहीं पा रही थी उसकी माँ को कैसे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है।
वो इन सब चीजों में उलझी हुई थी, तभी उसके कानों में आवाज पड़ती है जो बोल रहा होता है कि मेरी बेबी डॉल, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैंने ही अपनी सासू माँ और अपने ससुर जी को पहले कॉल कर कर बता दिया है कि मैंने और तुमने शादी कर ली है। अगर अब तुमने इन दोनों को ये बताने की कोशिश की कि हम दोनों की शादी किन हालातों में हुई है, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने प्यारे ससुर और अपनी प्यारी सास के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। आराध्या राजवीर की बात सुनकर घबरा जाती है। कहीं ना कहीं उसे इस बात पर यकीन था कि राजवीर कितना जिद्दी है। अपनी बात मनवाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उसने आज उसकी बात नहीं मानी, पता नहीं वो उसके मॉम डैड के साथ क्या करेगा। इसलिए वह बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए राजवीर से बोलती है, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, प्लीज मेरे मम्मा पापा को कुछ मत करना। इस टाइम आराध्या की आंखें नम थी। राजवीर उसकी बात सुनकर एक टेढ़ी मुस्कुराहट देता है और उसके बाद जाकर अपने सास और ससुर के सामने खड़ा हो जाता है। इस टाइम उसने आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ था। राजवीर और आराध्या को देखकर आराध्या के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। निमरत जी आराध्या और राजवीर की आरती उतारती है और उसके बाद उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है। उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बातें करते हैं और फिर डिनर करने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। राजवीर और आराध्या को राजवीर के गार्ड्स ने कवर कर रखा था। सभी एयरपोर्ट पर इतने सारे गार्ड्स की फौज को देखकर चौंक जाते हैं और यह नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि वहां पर 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड से थे, जिन्होंने राजवीर के आसपास ऐसा चक्रव्यूह बना रखा था कि कोई भी उस तक पहुंच ना पाए। राजवीर आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपने जेट की तरफ ले जाता है और जैसे ही वह जेट के पास पहुंचते हैं, राजवीर अपने कदम वहीं रोक देता है और वहीं रुककर अपने गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद आराध्या का हाथ पकड़कर जेट के अंदर चला जाता है और वहां सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आराध्या वहां पास में भी बैठने वाली होती है कि राजवीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और आराध्या उसके इस तरह खींचने से संभल नहीं पाती और जाकर सीधा राजवीर की गोद में गिर जाती है। राजवीर की हरकत से आराध्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह घूर कर राजवीर को देखती है। राजवीर उसको देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट देता है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखता है और बिना एक पल उसकी नेक के पीछे अपना हाथ रख लेता है और उसके नर्म होठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है। आराध्या को किस करने लग जाता है। वो उसे ऐसे चूम रहा था जैसे कोई सदियों से प्यासा अपनी प्यास बुझा रहा हो। राजवीर के इस एक्शन से बहुत गुस्सा आता है और वह राजवीर से अपने आप को छुड़ाने के लिए उसके सीने पर अपने हाथों से मुक्के मारने लग जाती है, लेकिन राजवीर पर उसके छोटे छोटे हाथों का कोई असर नहीं होता। वह तो अपने एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहलाने लग जाता है और वो इसी तरह उसके होठों को तब तक चूमता रहता है जब तक उसकी सांसें उखड़ने नहीं लग जाती। जब राजवीर को एहसास होता है कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही, तब कहीं जाकर वो उसके निचले होंठ पर वाइट करता है और उसे छोड़ देता है। इस टाइम आराध्या तेज तेज सांसें ले रही थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। राजवीर उसकी राइट गाल पर अपने होंठ रख देता है और वहां पर किस कर कर काट लेता है, जिसकी वजह से आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है और वह घूर कर राजवीर को देखती है। उसके बाद राजवीर आराध्या के सिर पर अपना हाथ रखता है और उसका सिर अपने सीने से लगा लेता है और उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखकर उसकी कमर को सहलाने लग जाता है। इसी तरह कुछ ही टाइम में आराध्या की गर्म चलती हुई धीमी सांसें जब राजवीर को अपने सीने पर महसूस होती है तो उसे महसूस होता है कि आराध्या सो चुकी है, जिसको देखकर उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। आज उसने अपने सुकून को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आने वाले बहुत सारे तूफान हैं जो इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं और उन्हें एक भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले तूफान उनको एक करते हैं या फिर अलग करते हैं, तो बने रहिएगा। चैप्टर 40 राजवीर का बुरा सपना और रोमांस। राजवीर जब देखता है कि आराध्या सो गई है तो राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर उस जेट में ही बने हुए बेडरूम में ले जाता है और उसे अपने ऊपर लेकर वैसे ही बेड पर लेट जाता है। कुछ ही पलों के बाद वो आराध्या के चेहरे को देखते देखते कब नींद के आगोश में चला जाता है, उसे भी पता नहीं चलता। राजवीर जैसे ही सोता है तो उसे एक सपना आने लग जाता है। उसमें वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह लड़की उससे अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, उससे अपने आप को छोड़ने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन राजवीर के ऊपर उसके इस तरह के गिड़गिड़ाना से कोई असर नहीं हो रहा था। राजवीर तो बस उसे एक ही बात बोल रहा था, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, जिसके कारण राजवीर का चेहरा पूरा पसीने से तरबतर हो गया था।
उसकी पूरी बॉडी भी पसीने से भीग चुकी थी। आराध्या की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर राजवीर के चेहरे को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह राजवीर के ऊपर से उठ जाती है और बेड पर बैठकर राजवीर को देखने लगती है, जो अपना सिर इधर उधर हिला रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे माफ करो और प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वह अपनी आंखें खोलकर बोल देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। तभी उसके कानों में एक लड़की की प्यारी सी आवाज पड़ती है। जब उसके कानों में जो वह आवाज पड़ती है तो उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है, जिसकी वजह से वह सीधा जाकर उसकी सीने से टकरा जाती है। ये आवाज किसी और लड़की की नहीं, आराध्या की ही आवाज थी। जब आराध्या राजवीर को नींद में इस तरह तड़पते हुए देखती है तो उसकी जान हल्क में आ जाती है। भले ही वो राजवीर से कितनी ही नफरत क्यों न करती हो, लेकिन वह एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी, तो वह कैसे ना राजवीर मदद करती। वह अपने हाथों से राजवीर को हिलाते हुए राजवीर को नींद के आगोश से बाहर लाने की कोशिश करती है और उसे उठाते हुए बोलती है कि राजवीर उठो और राजवीर अपनी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है। राजवीर आंखें खोलो अपनी। जैसे ही राजवीर आंखें खोलता है तब कहीं जाकर उसके दिल को एक चैन सा महसूस होता है। उसके बाद वह एक तक राजवीर को ही देखकर जैसे ही राजवीर वह बातें बड़बड़ा रहा होता है तो वो राजवीर से बोलती है कि राजवीर क्या हुआ तुम्हें। जैसे ही राजवीर उसकी आवाज़ सुनता है तो उसके बाद राजवीर उसे को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। आराध्या भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सीने से लगी रहती है, क्योंकि वह जानती थी कि इस टाइम राजवीर को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आराध्या राजवीर की पीठ सहला रही थी, जिसके कारण राजवीर भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही पलों के बाद राजवीर अब शांत हो चुका था। तभी आराध्या को अपने कानों में किसी की गर्म सांसें महसूस होती है और उसके कानों में राजवीर की मदहोशी भरी आवाज पड़ती है, जो बोल रहा था, जान मुझे तुम्हारी जरूरत है। आराध्या राजवीर की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती, वह वैसे ही राजवीर के सीने से लगी रहती है। राजवीर जब देखता है कि आराध्या कोई जवाब नहीं दे रही तो राजवीर गलत समझ जाता है कि आराध्या भी उसको अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। इसलिए वह आराध्या के बिना मर्जी के जाने आराध्या का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और बिना वक्त गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होंठों को चूमने लग जाता है। आराध्या राजवीर के इस एक्शन को समझ नहीं पाती और वह तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राजवीर को घूरे जा रही होती है। राजवीर को तो आराध्या के इस रिएक्शन का कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। राजवीर को जब महसूस होता है कि आराध्या उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रही और उसे वापस किसकर नहीं कर रही तो राजवीर अपनी आंखें खोलकर आराध्या को देखता है तो उसके होठों को काट लेता है, जिसके कारण आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। तो राजवीर इसका फायदा उठाकर अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल देता है और उसके मुंह के हर कोने का स्वाद चखने लग जाता है और उसके मुंह के हर कोने को चखने के साथ साथ अब उसके लिप्स को काट भी रहा था। राजवीर की इस तरह किस करने से आराध्या भी बहक रही थी, इसलिए वह भी राजवीर का साथ देने लग जाती है और अपने हाथों को उसके बालों में ले जाकर उसके बालों को सहलाने लगती है। धीरे धीरे राजवीर और आराध्या की ये किस डीप और पैशनेट होती जाती है और कब दोनों की सांसें उखड़ने लगती हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। राजवीर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख देता है और धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लग जाता है, जिसके कारण आराध्या की आहें निकल रही थी और उसकी ये आहें उसके मुंह में ही रह जाती हैं, क्योंकि राजवीर ने उसके मुंह को अपने मुंह से पूरी तरह से लॉक कर रखा था। राजवीर जब देखता है कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही तब कहीं जाकर राजवीर आराध्या को छोड़ता है। इस टाइम दोनों की सांसें उखड़ी हुई थी और राजवीर ने अपना माथा आराध्या के माथे से जोड़ रखा था। राजवीर अपने एक हाथ को आराध्या के टॉप के अंदर डाल देता है और अपने हाथ से उसके पेट को सहलाते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाता है और इस टाइम राजवीर अपना पूरा कंट्रोल खोते जा रहा था। आराध्या भी अब पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। वह चाहे राजवीर से कितनी ही नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन अपने जिस्म के सामने और राजवीर के प्यार के सामने हार ही जाती है, इसलिए वह अपने आप को राजवीर के हवाले कर देती है। राजवीर आराध्या को बेड पर लेटा देता है और उसका टॉप निकाल देता है और आराध्या के जिस्म का अपर फिगर देखते ही उसके दिमाग में सपने वाली उस लड़की की बॉडी फ्लैश होती है और झटके से वह आराध्या से अलग होकर अपना सिर पकड़ लेता है। वह पैनिक होकर झट से आराध्या को ब्लैंकेट से ढक देता है। उसके अचानक इस रिएक्शन से आराध्या शॉक्ड हो जाती है। राजवीर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और आराध्या से नजरें चुराने लगता है।
आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर को अचानक क्या हुआ। वह मन ही मन बड़बड़ाती है, इसको बीच बीच में क्या हो जाता है। ये अभी तो मेरी मर्जी जाने बिना वाइल्ड रोमांस कर रहा था और अचानक जेंटलमैन बनकर मुझे ढांक रहा है। वह डरते डरते राजवीर के करीब आती है और पूछती है, राजवीर तुम ठीक तो हो? राजवीर को परेशान देखकर आराध्या आगे कोई सवाल नहीं करती और राजवीर को अपने सीने से लगा लेती है। आराध्या अब भी अंडरगारमेंट्स में थी और जहां एक तरफ उसके जिस्म की मादक खुशबू राजवीर को पागल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रोती गिड़गिड़ाती, चीखती चिल्लाती उस सपने वाली लड़की का धुंधला चेहरा उसे